डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कई नई योजनाएं बनाई गई हैं। हमारी भारत सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे कि किसानों को सशक्त बनाया जा सके और साथ ही साथ उनके व्यवसाय को भी बढ़ावा दिया जा सके। तो आइए इन तमाम जानकारियों पर डालते हैं एक नजर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए भारत सरकार द्वारा ऐतिहासिक फैसलों की घोषणा के बाद भारत के राष्ट्रपति ने कृषि और सहायक कार्यों में लगे किसानों के लिए ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अध्यादेश जारी किए हैं। पहला अध्यादेश है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 और दूसरा अध्यादेश है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विपणन में दक्षता और प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए व्यापक हस्तक्षेप कर रही है। कृषि उपज के विपणन के समग्र विकास को रोकने वाली अड़चनों को पहचान कर सरकार ने राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन कानून 2017 और मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन संविदा कानून 2018 का मसौदा तैयार किया और उसे प्रचारित किया। कोविड-19 संकट के दौरान जब कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के पूरे पारिस्थितिकी प्रणाली की जांच की गई, तो इसमें इस बात की एक बार फिर पुष्टि हुई कि केंद्र सरकार की सुधार प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और इसमें एक राष्ट्रीय कानूनी सुविधाजनक प्रणाली होनी चाहिए ताकि राज्य के भीतर और 2 राज्यों के बीच कृषि उपज के व्यापार में सुधार हो सके। भारत सरकार ने इस बात को मान्यता दी कि किसान बेहतर मूल्य पर अपनी फसल को अपनी पसंद के स्थान पर अपने कृषि उत्पाद बेच सकता है, जिससे संभावित खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। खेती के समझौतों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी आवश्यक माना गया, जिसके चलते 2 अध्यादेशों को जारी कर दिया गया। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा जहां किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित पसंद की स्वतंत्रता का आनंद मिलता है, जो प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार प्रणाली के माध्यम से पारिश्रमिक मूल्यों की सुविधा देता है। ये विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार कानूनों के तहत अधिसूचित वास्तविक बाजार परिसरों या जिनको बाजार बनाया जाएगा, उनके बाहर किसानों की उपज के कुशल, पारदर्शी और बाधा रहित अंतर राज्य और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। इसके अलावा अध्यादेश इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और जुड़े हुए मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा प्रदान करेगा। मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020
कृषि समझौतों पर एक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करेगा जो कृषि व्यवसाय फर्मों, प्रोसेसर, थोक व्यापारी, निर्यातकों या कृषि सेवाओं के लिए बड़े खुदरा विक्रेताओं और आपस में सहमत पारिश्रमिक मूल्य ढांचे पर भविष्य में कृषि उपज की बिक्री के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी तरीकों से और इसके अतिरिक्त उचित रूप से संलग्न करने के लिए किसानों की रक्षा करता है और उन्हें अधिकार प्रदान करता है। ये दो उपाय कृषि उपज में बाधा मुक्त व्यापार को सक्षम बनाएंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जुड़ने के लिए भी सशक्त बनाएंगे। किसान की स्वतंत्रता जो सर्वोपरि है, इस प्रकार प्रदान की गई है। तो इसी के साथ देखा भी आपने हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, इस सेगमेंट के जरिए हमारा पूरा प्रयास रहता है एक ऐसे सफल किसान की कहानी आपको दिखाना जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करी और आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन बैठे हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको एक ऐसे ही सफल किसान की सफलता की दास्तां। महेंद्र सिंह का जन्म यूं तो एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन मिट्टी के बीच बरसों की तपस्या ने उन्हें असाधारण बना दिया है। महेंद्र सिंह आज न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के अनेक किसानों और वैज्ञानिकों की नजर में जाना पहचाना नाम है। वे आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विधि से खेती करते हैं, बल्कि उनके खेत अपने आप में प्रयोगशाला हैं। 50 से 55 एकड़ जमीन को उन्होंने एक तरह से रिसर्च सेंटर बना दिया है। यहाँ नए नए शोध जन्म ले रहे हैं। यहाँ तक कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की कृषि संस्थाएं उनके खेतों में आकर नए नए प्रयोग कर रही हैं। महेंद्र सिंह ने किसी तरह की फसलें नहीं उगाई, बल्कि धान, गन्ना, आलू, सब्जी और गेहूं जैसी प्रचलित फसलों को ही नए ढंग से उगाया है। नई तकनीक ने लागत कम और पैदावार दोगुनी कर दी। खेती की बेहतर समझ और सूझबूझ ने पहले आसपास के इलाके में और फिर देश भर के किसानों के बीच महेंद्र सिंह को मशहूर कर दिया। खेती के प्रति उनका जुनून पागलपन की हद तक था। उस वक्त कौन जानता था कि एक दिन यही पागलपन उनकी सबसे बड़ी खूबी बनकर उभरेगी। कल तक जो लोग उन्हें पागल समझते थे, आज वही लोग कुछ सीखने के लिए समय लेकर उनके पास आते हैं। महेंद्र सिंह कम पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन आज उनके पास ढेर सारे पुरस्कार हैं। तो वही आदमी कहते हैं पागल ने कुछ करके दिखाता है। इससे पागल से कहने से या कुछ ऐसे करने से हमने कुछ सीख मिलती है, हमें कुछ हमारा फायदा होता है। आज वही आदमी कुछ सोच बदलने में कुछ कहने लग गए हैं। जैसे क्यों ऑल इंडिया से हर साल हर एक स्टेट से कम से कम 20-22 स्टेट से यहाँ पे उनके वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ के फार्मर यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं और देखने के लिए आते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। वहाँ के यहाँ को कुछ सीख के जाते हैं फार्म पे आकर। महेंद्र सिंह को जैविक खेती का शौक है, इसलिए उन्होंने पशुपालन भी किया और मधुमक्खियां भी पाली। जैविक खेती की वजह से महेंद्र सिंह लागत बढ़ाने वाले महंगे रासायनिक खादों और कीटनाशकों से बच जाते हैं। गाय भैंस के गोबर से खेती को प्राकृतिक खाद मिल जाती है, जबकि मधुमक्खियां परागण में मददगार हैं, जिससे उत्पादन ज्यादा होता है।
कमाल की बात तो ये है कि महेंद्र सिंह बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन खेती की समझ ऐसी है कि अच्छे अच्छे पानी मांग जाएं। कोई भी तकनीक आजमाने से पहले उन्होंने खुद वैज्ञानिकों से उसे सीखा है। मधुमक्खी पालन कर सकते हैं आप किसान, उसका किसान को बहुत बड़ा फायदा है। उसमें किसान को जो अपनी फसल होती है उसमें मधु इस मक्खी का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है। तो उसको जब किसी भी फसल में फूल आते हैं तो परागण के लिए उसको आपस में पौधे का उसमें मक्खी का अहम रोल होता है। उसमें तो फसल की पैदावार में बढ़ोतरी तो होती है किसान की, अगर मधुमक्खी हो वहाँ फार्म पे। उसके साथ साथ फिर एक शहद का किसान का अलग से व्यवसाय बन जाता है, इनकम का अलग से काम बन जाता है, जिससे उसका बहुत ही बढ़िया धंधा चल जाता है। जैसे हमने अपने फार्म पे पहले 1 या 2 बक्से किए थे, फिर 4 बक्से किए, फिर 10 बक्से किए। उसके बाद हमने फार्म पे कम से कम 330 से 40 बक्से हमने कर लिए हैं। ये अब एक बक्से से और शायद समय 7 से 10 दिन में, 10-12 दिन में कम से कम 7 से 10 किलो के उनकी जैविक सब्जियां हाथों हाथ बिक जाती हैं। आलू का मामला तो इससे भी शानदार है। बुआई से पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी फसल का सौदा कर लेती हैं। गेहूं में भी उन्होंने कम कमाल नहीं किया है। प्रचलित फसलों में ही ऐसी तकनीकें अपनाई कि उत्पादन दोगुना हो गया। महेंद्र सिंह ने कभी भी एकला चलो की नीति में विश्वास नहीं किया, बल्कि हमेशा सबको साथ लेकर चले। आधुनिक तकनीक को उनकी सफलता की कुंजी कहा जा सकता है। जैसे जीरो टिलेज तकनीक, महेंद्र सिंह ऐसी विधियां अपनाते हैं जो पानी बचाती हैं, पैसा बचाती हैं, मगर उत्पादन ज्यादा देती हैं। महेंद्र सिंह धान की सीधी बिजाई करते हैं और दूसरे किसानों के मुकाबले एक सिंचाई कम करते हैं। पानी बचाना इसलिए भी जरूरी था कि देश के दूसरे हिस्सों की तरह कैथल में भी वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा था। जी धान का था। धान की भी पहले कद्दू करके लगाते थे या कुछ भी करते थे। इससे पहले इसी खेत में आप देख रहे हो, इससे पहले इसमें डायरेक्ट धान की सीधी बिजाई की मशीन आ गई है। उसे डायरेक्ट धान की सीधी बिजाई हो जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पानी हमारा अब वाटर लेवल नीचे जा। धान के अलावा गन्ना और आलू की खेती के जरिए महेंद्र सिंह ने आसपास के किसानों को खेती का मनी मंत्र दिया है। खास बात यह है कि गन्ने की खेती हर कोई करता है, लेकिन महेंद्र सिंह उन्नत तकनीक को तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि वो दूसरे किसानों से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। 10 तारीख को हर महीने में हमारी एक मीटिंग होती है, तो उसमें जाते थे, तो फिर मेले में जाते थे। मेले में वहाँ अलग अलग क्रॉप आती थी। हमने फिर वहाँ पे इनाम मिलने शुरू हो गए। फर्स्ट सेकंड, कभी सेकंड ले आते हैं, कभी फर्स्ट ले आते हैं, कभी कुछ लेते हैं। हर जब भी हम फसल प्रतियोगिता होती है तो हर मेले में हम अपने इनाम शुरू हो गए। वहाँ से दिल अपना रुचि बनती चली गई। इलाके में बहुत से किसान महेंद्र सिंह के मॉडल पर खेती कर रहे हैं और कम लागत में अधिक कमाई के मंत्र को अपना रहे हैं। महेंद्र सिंह के खेतों में मधुमक्खियों के करीब 350 बॉक्स लगे हैं। इन बॉक्स से न सिर्फ शहद मिल रहा है, बल्कि पैदावार बढ़ाने के लिए जरूरी परागण भी हो रहा है। उन्नत कृषि की वजह से ही महेंद्र सिंह को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। कोई भी काम बिना मेहनत के कामयाब नहीं हो पाता। दूसरे व्यवसायों में जहां दिमागी कसरत ज्यादा करनी पड़ती है, वहीं खेती में समझदारी के साथ साथ शारीरिक मेहनत का भी योगदान है। महेंद्र सिंह का कहना है कि सफलता पानी है तो खेतों में उतरना होगा और मिट्टी में रम जाना पड़ेगा। उनका मानना है कि नौकरी में 8-8 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि खेतों में अगर 6 घंटे भी पसीना बहा लिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। लगन और मेहनत ने कैथल किसान क्लब को कई पुरस्कार दिलवाए हैं। महेंद्र सिंह ने कोई भी काम बिना सीखे नहीं किया। पहले उन्होंने वैज्ञानिकों से संपर्क किया, नई तकनीक की बारीकियों को समझा और फिर उन्हें खेतों में आजमाया। उन्होंने जो सीखा अब उसे दूसरों को सिखा रहे हैं और देश भर में हजारों किसानों के प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो।
बढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, हर बार हमारा प्रयास रहता है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में आपको दे कुछ ऐसी खास जानकारियां जिससे कि आपकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके और आप अपनी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त कर सके। आज भी अपने इस सेगमेंट में कुछ ऐसी ही जानकारियां खास आपके लिए लेकर आए हैं, तो आइए इन जानकारियों पर डालते हैं एक नज़र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा चौरसिया और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम। कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिससे पूरा विश्व प्रभावित है और ऐसे में हमारे किसान भाइयों ने खेती में कोई भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने बुआई को जारी रखा और इसके लिए उन्हें अच्छे उत्पादन के लिए बीज की भी आवश्यकता थी। इस पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीएमडी सर मौजूद हैं, विनोद कुमार गौड़ जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपदा का समय है, आपने किसान भाइयों तक यातायात के साधन ना होने के बावजूद भी किस तरीके से बीज मुहैया करवाए हैं? क्या आपने अपना योगदान दिया है इसमें? कोविड से आप यदि ओवरऑल देखेंगे तो भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया, क्योंकि ये ऐसा समय था जबकि कटाई का काम चल रहा था और इस पे किसान भाइयों को कैसे अपना उत्पाद लाना है और कैसे उनको कटाई करनी है, साथ साथ में उनके जो बुआई का काम भी चल रहा था। तो इस सब बातों के लिए भारत सरकार ने विशेष छूट दी थी और उसके तहत हम लोगों ने फिर बीजों को जो है कुछ भारत सरकार ने ट्रेनें भी चलाई इसके लिए, ताकि मूवमेंट हो। कृषि के लिए 100 जो ट्रेन चलाई गई कि ताकि कृषि का जो मटेरियल है वो इधर से उधर जा पाए। तो उसके लिए विशेष जब व्यवस्था की गई, साथ में जितने भी हमारे जो ट्रक्स थे उनके लिए परमिट जारी किए गए। उसके तहत फिर हम लोगों के द्वारा ये जो बीज की व्यवस्था थी उसको हमने जगह जगह अपने जो डीलर हैं उनको दिया गया और जो हमारे जो कृषि विभाग के जो गोदाम है वहाँ तक बीज पहुँचाया गया, ताकि समय से किसानों को आपूर्ति होती रहे। और आप देख रहे हैं कि कोविड का जो है और सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कृषि क्षेत्र में पर्टिकुलरली बीजों के क्षेत्र में कोई विशेष प्रभाव इसका नहीं है। अभी सर, ये जो बुआई का समय चल रहा है, इसमें हमारे किसान भाई क्या सावधानियां बरतें? इसमें विशेष ध्यान रखने की ये बात है कि जब वो बीज खरीद रहे हैं तो उस समय किसान भाई जो भी विक्रेता है ये देखें कि वो क्या अधिकृत विक्रेता है कि नहीं है। दूसरा, जब बीज खरीद रहे हैं तो थैली पे ये ध्यान रखें कि उस पर वो जो सर्टिफिकेशन या हमारे द्वारा एक ऊपर से एक टैग लगाया जाता है जिसमें कि पूरा विवरण रहता है बीज का, तो उसका विशेष ध्यान रखें। और जब भी बीज खरीदें तो उस पर वो जो विक्रेता है उससे रसीद ज़रूर लें, ताकि आप कल ये बोल सकें कि भाई ये थैली मैंने यहाँ से ख़रीदी थी। क्योंकि एक बार आप थैली ले गए और उस पर रसीद नहीं है तो वो फिर आपको उस विक्रेता के पास आप कंप्लेंट यदि कोई दिक्कत आती है तो नहीं जा पाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और इस समय जो भी है वो जैसे धान का बीज है या हमारे जो मूंग है या उड़द है या अब सोयाबीन का बीज है या मूंगफली का बीज है, जो इस समय के बीज हैं वो उपलब्ध हो गए हैं, जगह जगह हमने दिए गए हैं और राज्य सरकारों के को भी भेजे गए हैं और हम अपने जो निजी विक्रेता हैं उनको भी बीज को भेज रहे हैं।
तो बीज की उपलब्धता में मेरे को लगता है कि कोई विशेष दिक्कत कहीं आने वाली नहीं है, क्योंकि बीजों का जो प्लेसमेंट है वो हमने समय से कर दिया है। और जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी काफ़ी प्रोएक्टिव होकर के इस बार, क्योंकि मुझे लगता है कि कृषि पे ज़्यादा फोकस दिया है, तो भारत सरकार ने और राज्य सरकारों से मिल के इसका प्लानिंग जो है बड़े ढंग से की है, ताकि इस बार जो है जो अच्छा मानसून आ रहा है इसका पूरा फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध हो सके। तो सर आपकी आगे की योजनाएं किस तरीके से हैं किसान भाइयों को लेके? नहीं, हम तो अब जैसे खरीफ का हमारा बीज का लगभग काफ़ी कुछ प्लेसमेंट हो गया है। जैसे मैंने कहा कि हम जैसे पिछले सालों, अब रबी की भी हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि रबी का जो बीज है वो आ गया है हमारे गोदामों पे। कुछ बीज आ रहा है जहाँ देरी से कटाई हुई है तो वो आ रहा है। तो रबी के बीज जो है हम पूरे अपने गोदामों पे ले रहे हैं, और तुरंत ही हमने, क्योंकि हमें जो लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि प्रोसेसिंग प्लांट पे हमारे मज़दूरों की व्यवस्था कम हो, या उस तरह के जैसे प्रोसेसिंग प्लांट पे जो लेबर होती हैं, जो मैकेनिक होते हैं, उसमें कहीं कोई यदि कमी आए तो समय से ही हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि आने वाले रबी में जैसे हम पिछले सालों के मुकाबले जो समय हमें लगता था, हो सकता है उससे ज़्यादा समय लगेगा, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम रबी के जो सीड हैं वो समय से किसानों को पहुंचा दें। इसके साथ साथ हमें जो हम अभी फोकस कर रहे हैं कि जो हमारा सेगमेंट, जैसे बीज जो सब्जी वाले किसान थे उनको काफ़ी थोड़ा सा मार्केट की वजह से काफ़ी वो डिस्टर्ब हुए हैं, तो उसमें उनके समय से बीज मिल जाए, ये व्यवस्थाएं भी हम सब्जी के बीज पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हम लोग तो, क्योंकि हमारा कृषि का विशेष रोल रहा है, तो माननीय मंत्री जी और हमारे जो कृषि विभाग था, इसमें लोग अपने काम पे लगे रहे। आप इनको कोरोना वॉरियर्स भी कह सकते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि हमारा ऑफिस जो है वो इसके दौरान भी काम करता रहा। जो हमारे फार्म थे वहाँ तो, क्योंकि उस समय फसल खड़ी थी और बीज यदि हम उस समय लॉकडाउन में यदि वो छोड़ देते तो उसमें आने वाली फसल के लिए बीजों का बहुत बड़ा नुकसान होता। और यहाँ प्रजनक बीज बनते हैं, इसका मतलब उसका अगला फ़र्क 3 साल तक रहेगा। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा तो कभी भी लॉकडाउन नहीं हुआ। हाँ, हमने सारे प्रिकॉशन लिए ताकि हमारी जो खेतों की कटाई है, बीज जहाँ पे पैदा हो रहे हैं, उसमें कोई ऐसी घटना ना घटे कि वो कोरोना में कोई हो। पर हमारा ऑफिस और हमारे जितने भी फार्म थे वहाँ सुचारू रूप से काम हुआ, और हमने अपना प्रोसेसिंग का काम और अपना जो हार्वेस्टिंग और जितना भी हमारा खेती से जो संपूर्ण फार्मों में काम हुआ वो निरंतर करते रहे। और हमें इसमें पूरा हमारा सरकार का भी पूरा सहयोग रहा, और इसी वजह से हम जो है समय से बीजों को किसानों तक पहुंचा पाए हैं जो खरीफ का है। और इसी तरह से हमने अभी से रबी के जो बीज जो हमको कि आने वाले अक्टूबर में या नवंबर में लगेंगे, सितंबर से आप समझ लीजिए जैसे सरसों का बीज सितंबर के आखिरी सप्ताह में मिलेगा, तो इन बीजों का जो प्रोसेसिंग होता है, विधायनी का जो कार्य है, वो काम हमने शुरू कर दिया है, ताकि हम समय से जो भी ये अच्छा इस बार मानसून आ रहा है इसका पूरा फ़ायदा हम किसानों को दें। इसलिए इसकी बीजों की जो अवेलेबिलिटी है वो पूरा उस पर ध्यान दिया जा रहा है, और समय से बीज मिलेंगे और समय से पहुंचाया जाएगा। किसान भाइयों को जितनी भी बीज की आवश्यकता होगी, मेरे ख्याल से भारत सरकार इसकी बहुत माइन्यूटली, मतलब माइक्रो लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग चल रही है। सरकार कई जो राज्य सरकारें हैं और भारत सरकार हैं, ये आपस में मिलके बीजों का काफ़ी वितरण भी, जैसे मिनी किट का वितरण किया जा रहा है। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिनको पिछड़े जो ज़िले थे उनमें जो है बहुत ज़्यादा मिनी किट पे फोकस दिया जा रहा है। साथ में सब्सिडाइज बीज भी जो है विशेष हर राज्य सरकार ने अपनी स्कीम के तहत जो है वो सब्सिडी के तहत भी बीज जो है किसानों को मुहैया कराया जा रहा है। तो एक किस्म से कृषि पे, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने भी 2-3 अपने इंटरव्यू में कहा है कि कोई कोशिश ये है की जा रही है कि
कोविड की वजह से कम हमारे कृषि के क्षेत्र पे कोई प्रभाव न पड़े, ये बात सुनिश्चित करने के लिए जितने भी काम होते हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अभी हमें सीएमडी सर ने बहुत सारी जानकारियां दी। आशा करते हैं ये जानकारियां आप सभी के लिए लाभदायक होगी। आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। तो अब आइए जानते हैं देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल। मौसम पूर्व अनुमान के अनुसार दिनांक 17 जून 2020 को वर्षा की संभावना नहीं। 17 जून को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बादलों की स्थिति 3 ओक्टा रहेगी। सापेक्षिक आर्द्रता अधिक 60% और न्यूनतम 30% रहने का अनुमान है। वहीं हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। हवा की दिशा के बारे में अनुमान है कि वह पश्चिमी उत्तर और पश्चिम रहेगी। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। और कृषि दर्शन कार्यक्रम का ये अंक आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग को बना कर रखिए। नमस्कार। इसके सर पर फिर